नमस्कार, मैं सौरभ मिश्रा स्वागत करता हूं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल ई गुरुकुल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं BLI 229 की बुकलेट नंबर 1। ठीक है, ये जो बुकलेट नंबर 1 है लाइब्रेरी ऑटोमेशन, इससे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ये वीडियो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे बेस्ड है जो अक्टूबर में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए कि इस बुकलेट से या लाइब्रेरी ऑटोमेशन से किस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, उसके बारे में मैंने आपको ये वीडियो प्रोवाइड की है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 2 to 9 की लाइब्रेरी ऑटोमेशन से मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं। वो क्वेश्चंस भी आप साथ में करेंगे, वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आप अगर उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखें तो हमारा जो इग्नू का स्टडी मटेरियल आपको मिला है उसमें बहुत ज़्यादा उनका कोई रोल नहीं है, मतलब कि वो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं। जो 2 to 9 का सिलेबस है, 2 to 9 के सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस जा रहे हैं, बट 2 to 4 में वो ज़रूर, या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में वो ज़रूर आपके लिए इस्तेमाल होंगे। लेकिन हाँ, वो क्वेश्चंस भी ऐसे हैं जो कंप्यूटर पे बेस्ड हैं, और लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो पूरा प्रोसेस है वो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT पे जुड़ा हुआ है, इसलिए वो क्वेश्चंस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2 to 9 के पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्वेश्चंस भी आप करेंगे, बट उन क्वेश्चंस पे ही डिपेंड नहीं रहना है, क्योंकि हमारे पास जो इग्नू का सोर्स है, इग्नू का जो मटेरियल है, ये आपके पास ऑथेंटिक सोर्स है। इग्नू जब भी कोई क्वेश्चंस बनाएगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का जब भी उनका प्रोसेस स्टार्ट होगा या चल रहा होगा जो अभी इस समय, वो अपना स्टडी मटेरियल ही उठाएंगे और वहीं से क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, ये बातें मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोज़ में बता रखी है कि आपके लिए जो सबसे रिलायबल सोर्स है क्वेश्चंस करने का या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने का इग्नू के पास, वो है आप उनका स्टडी मटेरियल। तो हम लोग का कंसर्न, हमारा जो स्टडी मटेरियल इग्नू का, इस पे भी होना चाहिए, ये भी हम लोग करेंगे। इसको स्किप करके हम लोग आगे बढ़ नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस या कोई भी जो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रहा है या पढ़ा रहा है, ये इस बात की गारंटी नहीं ले सकता है, वो कोई भी पर्सन, मैं भी नहीं ले सकता हूँ कि यही मेरे क्वेश्चंस जो मैं आपको भेज रहा हूँ या बता रहा हूँ या जो पढ़ा रहा हूँ, यही पढ़ लीजिए, यही कर लीजिए, बस इतने में ही आपका हो जाएगा। इस बात की गारंटी कोई नहीं ले सकता। ठीक है, मैं भी इस बात को आपसे एश्योर कर रहा हूँ कि प्लीज़ वो जो क्वेश्चंस आपको भेज रहा हूँ उसको बस आप एक प्रैक्टिस पेपर की तरह मानिए। ठीक है, कि प्रैक्टिस करने के लिए वो आपके लिए है, बट अपना पूरा फोकस कंसंट्रेट करिएगा अपने स्टडी मटेरियल पे। इस स्टडी मटेरियल को अच्छे से फोकस करिए, इसके जो क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं वो आप करना स्टार्ट करिए। चलिए, हम लोग लाइब्रेरी ऑटोमेशन जो BLI 2 to 9 की पहली है, ICT इन लाइब्रेरी, जिसमें पहला टॉपिक, पहले बुकलेट है लाइब्रेरी ऑटोमेशंस, इससे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं कौन कौन से हम लोग बन सकते हैं, कैसे हम लोग उनको हैंडल करेंगे। चलिए, पहला जो यूनिट है इंट्रोडक्शन टू लाइब्रेरी ऑटोमेशंस, ये देखते हैं हम लोग। इस चैप्टर में अगर आप देखें क्वेश्चन, तो सबसे पहले पेज नंबर 6 में देखिए कुछ OPAC के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। OPAC का मतलब है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर दूँ, ताकि उन कंसेप्चुअल क्लियरिटी के बेसिस पे आपसे अगर कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उनको बहुत आराम से सॉल्व कर सकें। OPAC क्या है? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। देखिए, लाइब्रेरीज़ में कैटलॉग बनाए जाते हैं, वो कैटलॉग कार्ड्स होते हैं। ठीक है, एक साइज़ का कार्ड होता है, वो आपको कैटलॉग कार्ड मिलते हैं। उन कैटलॉग कार्ड्स में आपको जितनी भी बुक्स हैं आपकी लाइब्रेरी में, उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है। लेकिन अब ये कार्ड्स आउटडेटेड हो रहे हैं जब से लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। ठीक है, लाइब्रेरी को मैनेज करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स बने हैं, उनकी मदद से अब हम लोग ऑनलाइन कैटलॉग कार्ड्स बनाना स्टार्ट कर दिए हैं। सभी लाइब्रेरीज़ अपना कैटलॉग कार्ड बनाती हैं और उनको एक सर्वर पे पोस्ट कर देती हैं, सो दैट कि जितने भी उनके रीडर्स हैं, जो भी वहाँ के मेंबर्स हैं जिन्होंने सर्विस ले रखी है लाइब्रेरीज़ की, वो उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सके, उनको पता चल सके कि इस लाइब्रेरी में इस तरह की बुक्स हैं, मैगजीन्स हैं, पीरियडिकल्स हैं या सीरियल्स जो भी हैं, वो आपको अवेलेबल हो जाए। तो OPAC का फुल फॉर्म आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OPAC। बहुत सारे ऑप्शन दे रहेंगे, आपको करेक्ट लगाना होगा ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। इसी तरह से एक ILS है, इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। लाइब्रेरी को इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक कोई भी लाइब्रेरी, कोई भी स्कूल लाइब्रेरी हो, कॉलेज लाइब्रेरी, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, सेंट्रल लाइब्रेरी, रेफरेंस लाइब्रेरी, किसी भी तरह की लाइब्रेरीज़ में सभी सिस्टम्स को, सभी डिपार्टमेंट्स को, डिविजन्स को इंटीग्रेट कर देना, एक साथ जोड़ देना, सो दैट कि कभी भी किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेरी आए तो उसके सभी कंसर्न डिपार्टमेंट उससे रिलेट कर सकें। तो ऐसी लाइब्रेरी का डेवलपमेंट करना जो आपस में कनेक्टेड हो, उसके सभी डिविजन्स आपस में कनेक्टेड हो, या फिर एक लाइब्रेरी दूसरे लाइब्रेरी से कनेक्टेड हो। अगर इस तरह की कोई लाइब्रेरी बनाई जाती है, कोई सिस्टम बनता है, तो वो कहलाता है इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, अब आप देखें जो पेज नंबर 6 में आपके पास एक डायग्राम है, यहाँ पे लोकल एरिया नेटवर्क,
एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन के माध्यम से किसी एक लाइब्रेरी को जोड़ा गया है और उसके जितने भी सेक्शंस हैं, एक्विजिशन सेक्शन, सर्कुलेशन, कैटलॉगिंग, इंटर लाइब्रेरी लोन, रिपोर्ट एंड यूटिलिटी, सिस्टम यूनिट, सीरियल कंट्रोल, ये सब किससे कनेक्टेड हो गए हैं? OPAC से। और आप देखिए यूज़र, जो एक स्माइली फेस बना हुआ है यूज़र का और एक स्माइली फेस बना हुआ है लाइब्रेरियन का। ये लाइब्रेरी यूज़र OPAC का इस्तेमाल करके, यानी ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग का इस्तेमाल करके, जितने भी इसके डिपार्टमेंट्स हैं, एक्विजिशन डिपार्टमेंट, सर्कुलेशन डिपार्टमेंट, यूटिलिटी डिपार्टमेंट या कैटलॉगिंग डिपार्टमेंट, इन सब से अपने आप को कनेक्ट समझ रहा है यूज़र। ठीक है, तो यूज़र को फिज़िकली कहीं लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, उसको कहीं पे विज़िट करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन चीज़ें एक्सेस कर सकता है। जैसे अभी हमने इस लॉकडाउन के पीरियड में सारी चीज़ें ऑनलाइन की है, कॉलेज नहीं गए, स्कूल नहीं गए, और बट वहीं से भी हमने सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल अपना ले लिया, स्टडी कर ली, जितने भी डाउट्स थे क्लियर कर लिए, या जिस मोड से मैं और आप अभी कनेक्टेड हैं, ठीक है, ऑनलाइन मोड से, वैसे ही आपको OPC एक सुविधा देता है कि आप अपने आप को कनेक्ट कर सकें। ठीक है, ये एक OPC था, मैंने आपको कंसेप्ट बताया ताकि इस कंसेप्ट के बेसिस पे आप कोई भी क्वेश्चंस कर सकें। OPAC को लैन से जोड़ा सकता है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिस भी तरह का नेटवर्क होगा आप उससे कनेक्ट हो सकते हैं लैन के, OPAC के माध्यम से। OPAC कनेक्ट हो सकता है लैन के माध्यम से। पेज नंबर 8 देखिए, यहाँ पे कंप्यूटर एरा के बारे में दिया गया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं, बट इन्फॉर्मेशन है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप याद कर लीजिए या समझ लीजिए। यहाँ पे कौन कौन से एरा के बारे में बात करें। प्री कंप्यूटर एरा में ऑटोमेशन कैसे होता था। अच्छा, ऑटोमेशन से क्या समझते हैं? जैसे हमारा ये टाइटल ही है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। ऑटोमेशन का मतलब है ऑटोमेटिक होना। जैसे कोई चीज़ अगर अपने आप हो जाए, या फिर ऐसी चीज़ जहाँ पे मैनुअल या ह्यूमन का कांटेक्ट बहुत कम हो, वहाँ पे मशीनें हों और चीज़ें अपने आप चीज़ें करें। जैसे ऑटोमेटिक से क्या मतलब होता है? अपने आप होना। तो लाइब्रेरी ऑटोमेशन का मतलब है कि कम से कम ह्यूमन इंटरफेरेंस के कारण या ह्यूमन रिसोर्स के कारण कम से कम लाइब्रेरीज़ को चलाया जा सके। और ऐसा तभी किया जा सकता है जब कंप्यूटर्स हों, रोबोट्स हों, या कुछ और ऐसी टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। उन टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करके हम लोग अपने आप को एडवांस कर सकें और चीज़ें कम से कम ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट के कारण हम लोग क्या कर सकें, लाइब्रेरी अपने आप से फंक्शन कर सकें। अब एग्जांपल देता हूँ, इशू और रिटर्न करने का। एक पर्सन हो सकता है कि एक पर्सन इशू करे, एक पर्सन रिटर्न करे। अगर बड़ी लाइब्रेरी है, ज़्यादा कंजेस्टेड है तो वहाँ पे क्या करें, एक RFID लगा दीजिए। ठीक है, कोई भी रीडर बुक लेकर आएगा शेल्फ से और उस RFID मशीन के पास जाएगा, वहाँ पे उसकी बारकोड स्कैन हो जाएगी और स्टूडेंट की डिटेल्स वहाँ पे एंटर कर दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि इस बच्चे ने ये बुक ली है। अब RFID के मदद से बिना ह्यूमन कांटेक्ट के एक बच्चे ने बुक इशू करा दी, और जब वही बच्चा बुक रिटर्न करने आए, वही प्रोसेस को फॉलो करके वो बच्चा बुक वहाँ पे रख जाए। तो बिना ह्यूमन कांटेक्ट के आप देखेंगे कि कैटलॉगिंग इशू हो गया और रिटर्न हो गया। ऐसे ही कैटलॉगिंग में एक पर्सन हो, कंप्यूटर दे दिया जाए उसको, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर की उसकी इन्फॉर्मेशन हो उसके पास, और वो काम करना शुरू कर दे। मतलब कि वो कैटलॉगिंग कर दे, डाटा एंट्री कर दे, और जब भी किसी को भी कोई कैटलॉग देखना हो, वो कीवर्ड्स प्रेस करके वो कैटलॉग वहाँ पे एक्सेस कर सकता है। ये सारे काम ऑटोमेशन होते हैं, ऑटोमेटिक हो रहे हैं, इसलिए इसका नाम है ऑटोमेशन या ऑटोमेटिक, लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन का जो बैकबोन है वो है आपका ITC, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिना कंप्यूटर के, बिना इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के ऑटोमेशन की प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, ये इसका एक कुछ रिलेशन था ICT और ऑटोमेशन के बीच में। यहाँ पे वही ऑटोमेशन, इवोल्यूशन ऑफ ऑटोमेशन के बारे में बात की जा रही है आपसे। प्री कंप्यूटर एरा, फिर ऑनलाइन कंप्यूटर में कैसे आया 1970s में, और ये सब चीज़ें कैसे हुई। फर्स्ट एज, सेकंड एज, थर्ड एज, फोर्थ एज और फिफ्थ एज। तो अगर ये हो सकता है कि अगर आपकी बुक से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाए तो ये बोल सकता है कि ऑटोमेशन के इरास को कितने एजेस में डिवाइड किया गया है, तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए, आपका जो आंसर होना चाहिए वो 5 होना चाहिए। ठीक है, और इसमें तो मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पेज नंबर 15 पे आइए। पेज नंबर 15 आपका स्टेप्स ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। लाइब्रेरी ऑटोमेशन से कुछ स्टेप्स हैं। ठीक है, पहले आपको ये करना है। अगर लाइब्रेरी ऑटोमेशन, अपनी लाइब्रेरी को आप ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो उसे कुछ स्टेप्स को आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिसमें पहला स्टेप हो सकता है, जैसे इसमें आपको दिया हुआ है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। पेज नंबर 15 के सबसे लास्ट में मैं पढ़ रहा हूँ। सॉफ्टवेयर सिलेक्शन, हार्डवेयर सिलेक्शन, साइट प्रिपरेशन, जनरल ट्रेनिंग, कस्टमाइजेशन, और फिर लास्ट में आ जाएगा कमीशन। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं।
अब आपको इन स्टेप्स की हायरार्की याद रखनी है, पहले कौन सा है, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। या हो सकता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे बोला जा सके कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्टेप ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द स्टेप ऑफ लाइब्रेरी ऑटोमेशन। हो सकता है उसमें से एक स्टेप दिया जाए, बाकी 3 गलत हों, और जब आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ इज़ नॉट लाइब्रेरी ऑटोमेशन तो 3 सही होंगे, 1 गलत होगा, तो आपको उसको चूज़ करना होगा। ठीक है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा स्टेप्स के बारे में, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट है पेज नंबर 17, देखिए यहाँ पे लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस के बारे में आपसे बात की जा रही है। एक बॉक्स देखेंगे आप, यहाँ पे 4 बॉक्सेस बने हुए हैं लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशंस में। तो लाइब्रेरी हाउसकीपिंग ऑपरेशन में मेजर 4 एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें पहला है एक्विजिशन, प्रोसेसिंग, यूज़ एंड मेंटेनेंस। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट प्रोसेस या प्रोसेस ऑफ हाउसकीपिंग ऑपरेशन। उसमें से 4 में से कोई एक गलत दे देगा, आपको उसको चूज़ करना रहेगा, या फिर इसका एक वाइस वर्सा आपको मिल जाएगा। फिर आप एक्विजिशन में देखेंगे कि एक्विजिशन में आपके पास 4 चीज़ें हैं, सिलेक्शन, ऑर्डर, रिव्यू और एक्सेशन। फिर प्रोसेसिंग में आप देखेंगे क्लासिफिकेशन, कैटलॉगिंग, लेबल और यहाँ पे शेल्फ्स, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर सकते हैं, यहाँ पे आपके पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने की एक संभावना है। हाउसिंग ऑपरेशन की ये जो चार्ट दिया हुआ है, ये टेबल आपको दिया हुआ है, ये आप अच्छे से क्लियर करिएगा, पढ़िएगा, तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर रहेंगी। नेक्स्ट आपको मिल सकता है डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, नहीं यहाँ पे तो कुछ खास नहीं है। ओके, एक टेबल दी गई है आपके पास ऑटोमेटेड वर्सेस डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम। ठीक है, ये टेबल आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं, जैसे MARC मार्क 21 और Z39.50, ये कुछ आपके ऐसे कीवर्ड्स हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। चलिए पहले हम लोग देखते हैं Z3.9, ये क्या होता है Z3.9, इसके बारे में मैं आपसे बात कर लेता हूँ। चलिए, Z39.50 ये कीवर्ड आपके दिया हुआ है पेज नंबर 20 के ऑटोमेशन और डिजिटल लाइब्रेरी में सिस्टम में। नोट कर लीजिए कहीं पे अगर आपको करना हो, मैं पढ़ रहा हूँ। Z39.50 क्या है ये? इज़ एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन लेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सर्चिंग एंड रिट्रीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम डाटाबेस ओवर TCP/IP। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क स्टैंडर्ड्स मेंटेन एजेंसीज इज़ द लाइब्रेरी कांग्रेस। देखिए Z39.50 क्या है? ये एक तरह का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। किस तरह का स्टैंडर्ड? इन्फॉर्मेशन को लेने का और इन्फॉर्मेशन को देने का, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल और इन्फॉर्मेशन डिमेंशंस, मतलब रिट्रीव करना, लेना और देना, इन्फॉर्मेशन का कम्युनिकेशन, इसकी तरफ मैं ये बोल सकता हूँ। ओवर IP इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल और TCP, इनके बीच में, मतलब इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन को लेने का, रिट्रीव करने का और इंफॉर्मेशन को डैमेज करने का, देने का एक सिस्टम है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है जो मेंटेन करता है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस। इंपॉर्टेंट वर्ड Z39.50 कौन मेंटेन करता है? कौन सी इंटरनेशनल एजेंसी मेंटेन करती है? आंसर इज लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, USA। ठीक है, ये एक इसका इंपॉर्टेंट कीवर्ड है। और इसमें आपको मार्क 21, ये मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग, कैटलॉग की जो हम लोग ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, ठीक है, मतलब ऑनलाइन चीज़ें करते हैं, उसके लिए एक टर्म इस्तेमाल होता है मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग, मशीन एक्सेस रीडेबल कैटलॉग। ठीक है, मार्क 21 ये इसका फुल फॉर्म है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। Z39.50 ये इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे पता नहीं आपसे शायद हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके। नेक्स्ट पेज नंबर मैं देख रहा हूँ, पेज नंबर 24 पे आइए। यहाँ पे सबसे लास्ट में देखिए एग्जांपल ऑफ सोल के बारे में बात की जा रही है। तो सोल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा सकता है, सोल क्या है? SOUL सोल। हालांकि इसके बारे में हम लोग अभी आगे के चैप्टर्स में बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, सोल के बारे में, कोहा के बारे में, ई ग्रंथालय के बारे में। ये सारे लाइब्रेरी ऑटोमेशन करने के सॉफ्टवेयर्स हैं, बट यहाँ पे सोल का रेफरेंस आया इसलिए मैं आपसे बता देता हूँ। सोल के बारे में आया है, कोहा के बारे में आया है। सोल एक सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है। किसने बनाया है सोल? ये हमारे इंडिया में इन्फ्लिबनेट, ठीक है, इन्फ्लिबनेट एक संस्था है गांधीनगर गुजरात में, उसके द्वारा बनाया गया एक सॉफ्टवेयर है जो मेनली यूज़ होता है यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ में। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरीज़ को फोकस करके बनाया गया सॉफ्टवेयर आपका वो है सोल सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये यहाँ पे वर्ड है
एक और वर्ड आया है कोहा। कोहा भी एक तरह का लाइब्रेरी ऑटोमेशन का सॉफ्टवेयर है, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, जो ग्रीनलैंड में एक संस्था के द्वारा बनाया गया था। कौन सा है मैं भी आगे जब इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे वहाँ पे मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर दूंगा आने वाली वीडियोस में। तो आप ये देख सकते हैं सोल और कोहा के बारे में कि सोल क्या है, एक एक लाइब्रेरी ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है और इसी तरह से कोहा भी एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। बाकी ओके फ्रेंड्स, ये चैप्टर में और तो मुझे कुछ खास दिखा नहीं जहाँ से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बना सकते हैं, लेकिन एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पेज नंबर 41 में आपके पास कुछ कीवर्ड्स दिए गए हैं। हर चैप्टर के कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ज़रूर पढ़िए। एग्जामिनर के पास बहुत अच्छा सोर्स है ये कीवर्ड्स, वहाँ से क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाने का। किसी भी एक डेफिनेशन को उठाएगा, वहाँ से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना देगा, या कोई भी एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे अगर आपको मिलती है इन कीवर्ड्स में से, वहाँ पे आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, आपसे वहाँ से पूछा जा सकता है। तो प्लीज़ ये जितने भी यहाँ पे कीवर्ड्स हैं, ठीक है, पेज नंबर 44 में स्टार्ट है और लाइब्रेरी ऑटोमेशन के पेज नंबर 44 पहले चैप्टर में से, तो इन सबको आप अच्छे से पढ़िएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आपको मतलब डायरेक्ट यहाँ से एग्जामिनर क्वेश्चन आपको उठा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के दे सकता है। यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने एक कीवर्ड है आपके पास बारकोड के बारे में आप यहाँ पढ़ लीजिएगा। जैसे आप लोग सुपरमार्केट में जाते हैं, आप देखते होंगे एक मशीन आती है, रेड लेज़र निकलता है, वो बार्स लगे रहते हैं, उनको स्कैन कर लेता है, वो बारकोड रीडर या बारकोड स्कैनर होते हैं। इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। बिब्लियोग्राफिक मेटाडाटा और बिब्लियोग्राफिक आइडेंटिफायर, ये एक चीज़ें हैं। डब्लिन कोर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा। ILS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर, ये मैंने अभी आपको बताया। मार्क 21 बताया। लैन लोकल एरिया नेटवर्क, किसी भी लाइब्रेरीज़ को बहुत छोटे एरिया में कनेक्ट करने का जो माध्यम, मतलब विद इन ए सिटी अगर आप किसी एरिया को, किसी भी प्रीमाइसेस को कनेक्ट करते हैं थ्रू कंप्यूटर, तो वो लैन के प्रोसेस से हो सकता है। ठीक है, मार्क 21 मैंने आपको बताया, ये आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। OPAC ओपन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग, जो कैटलॉग ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं रीडर्स को और यूज़र्स को देने के लिए, वो OPAC कहलाते हैं। ठीक है, इनके बारे में आप देख लीजिएगा। वैन वाइड एरिया नेटवर्क, जब आप किसी बहुत बड़े एरिया में, ठीक है, किसी एक शहर के दूसरे पार्ट्स में या स्टेट्स को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो आपको वाइड एरिया नेटवर्क मिलता है। ये वैसे तो खासकर ICT का टॉपिक है, बट यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको बताया लाइब्रेरी ऑटोमेशन बिना ICT के हो ही नहीं सकता, इसलिए यहाँ पे चीज़ें ज़रूरी है। लास्ट में Z39.50, इसके बारे में भी आपको बताया, ये चीज़ें आप कर लीजिएगा। तो बुक नंबर 1 से लाइब्रेरी BLI 229 की ICT इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन चैप्टर नंबर 1 या यूनिट नंबर 1 से मैंने जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते थे आपको, वो मैंने आपको यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिए हैं। इसी तरह से बाकी के चैप्टर्स में भी जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगते हैं वो आपको मैं बताता जाऊँगा आने वाली वीडियोज़ में। प्लीज़ इग्नू के सोर्स को इग्नोर मत करके जाइएगा, अदरवाइज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ उनको ज़रूर पढ़िए, लेकिन हाँ, उनसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा इग्नू का स्टडी मटेरियल है, क्योंकि यहीं से मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, कोई भी एग्जामिनर किसी भी प्राइवेट ऑथर की बुक लेकर क्वेश्चंस डेवलप नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था चैप्टर नंबर 1, इसके बारे में मैंने आपसे डिटेल स्टडी की है। बाकी आने वाले वीडियोस में मैं आगे भी जो चैप्टर्स हैं उनके जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उनके बारे में आपसे डिटेल स्टडी करता रहूँगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।